नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमला और आप हमारे साथ देख रहे हैं न्यूज चैनल द बम्बाट। आज इस साथ की कड़ी में आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने संघर्ष की बदौलत लोगों के दिलों में जगह बनाई और 2010 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और इन्होंने हार का सामना किया, लेकिन इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। इन्होंने 2020 में फिर चुनाव लड़ा और विजयी हुए और कांग्रेस को अपना समर्थन देते हैं। आइए मिलते हैं मोहम्मद फारूक कुरैशी जी से, जो वर्तमान समय में वार्ड नंबर 14 के लक्ष्मणगढ़ के पार्षद है। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं जी, जो मुझे याद किया, और मैं आपके चैनल के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। जी शुक्रिया सर। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को आप अपना जीवन परिचय दें। मैं मोहम्मद फारूक कुरैशी, निवासी वार्ड नंबर 13, चुनाव लड़ा मैंने वार्ड नंबर 14 से, और मैंने वार्ड नंबर 14 में पिछले चुनाव में 6 वोटों से विजयश्री हासिल की। और 2010 में जब मैंने चुनाव लड़ा ना, उस टाइम मैंने हार का सामना किया, लेकिन मैंने लोगों के दिलों को टंटोला, खंगाला और लोगों की सेवा की। इस बदौलत मैंने 2020 का चुनाव 6 वोटों से विजयश्री प्राप्त की। जी सर, आप अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे की, वो जरा बताइए हमारी जनता को। मैं सबसे पहले तो क्या कि मैं अपना परंपरागत जो बिजनेस था उसमें लगा हुआ था। तो मैंने एक दिन बैठे बैठे सोचा कि अब मैं लोगों के, अपना जीवन तो सब जीते हैं, तो हमें अपने भाइयों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए जो भी हम कर सकें उसके लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। इसका माध्यम राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने लोगों की सेवा शुरू कर दी, लोगों के काम आने लगा, जैसे धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की। उसका परिणाम आज आपके सामने है, मैं बैठा हूं। जी बिल्कुल। आपकी विचारधारा किस पार्टी से है सर? मेरी विचारधारा मेरे बुजुर्गों से ही कांग्रेस की रही है। जी, हम लोग हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस के लिए ही काम करते हैं और करते रहेंगे। जी। आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहां पर टकरा जाती है? कांग्रेस में और सामने वाली पार्टी में बहुत बड़ा एक अंतर है। जी, क्या है वो अंतर, जरा बताइए। अंतर ये है कि वो लोग जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, जैसे समाज में भाई को भाई से लड़ाने का, दुष्प्रचार करने का, समाज की सेवा नहीं करके अपने कुछ लोगों के लिए काम करने का। इसलिए उस पार्टी की विचारधारा हमारे दिमाग में मेल नहीं खाती है। इसलिए हम कांग्रेस को सपोर्टर हैं, कांग्रेस को ही सपोर्ट करते रहेंगे। आपके राजनीतिक जीवन में आने वाली चुनौतियां कौन सी थी जब आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की? सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि लोगों का भरोसा कैसे हासिल करें, जी, लोगों के बीच में हम कैसे जाएं, लोगों के दिलों की बात कैसे सुने और वो क्या चाहते हैं। जी, और जो वो लोग चाहते थे, मैंने 2 साल 2.5 साल के पीरियड में नगर पालिका में, मेरा छोटा भाई चेयरमैन है और उसके सपोर्ट से मैंने पार्षद का चुनाव जीता है, और मेरे यार दोस्तों की सपोर्ट से चुनाव जीता है। और मेरे वार्ड में फिलहाल जो गंदे पानी की जो बहुत बड़ी एक समस्या थी, 8-8 10 दिन पानी बरसात का निकलता नहीं था, लोगों को घरों से निकलना बंद हो जाता था। हम लोग क्या करते थे, उनके लिए खाना बनाते थे, पानी की व्यवस्था करते थे, क्योंकि वो लोग तो बेचारे घरों से निकलते ही नहीं थे। इसलिए मैंने ये सोचा कि सबसे बड़े गंदे पानी की जो समस्या है 70 साल से 80 साल से, उसका निराकरण कैसे कराएं। तो मैंने मेरे भाई चेयरमैन साहब को निवेदन किया कि भाई इस पानी की समस्या का समाधान हमें करना है। उन्होंने गोविंद जी से बातचीत की, आज वो प्रोजेक्ट बनके तैयार है। आज एक जो 10 दिन 12 दिन पानी नहीं निकलता था, वो 2 से 3 घंटा में एकदम खाली हो जाता, और सारी सुख सुविधा उन लोगों को मिल गई जो वो लोग चाहते थे। जी। आप अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताइए थोड़ा। मैं तो यही चाहता हूं कि जब तक मैं हूं इस धरती पे, लोगों के काम आता रहूं। लोगों के काम जब करता हूं मैं लोगों का, तो मैं ये नहीं सोचता कि ये बीजेपी का है, कॉमरेड का है, या कांग्रेस का है, या किस पार्टी से ताल्लुक था। मैं यही सोचता हूं कि इस आदमी की समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे हो। जी, आप किसी पार्टी को नहीं देखते, सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम देखते क्या हैं, है, हाँ बिल्कुल, और आप उसका निवारण भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जी, बहुत बढ़िया बात और है। एक बात यह है
कि जब भी मैं किसी के काम से जाता हूं, अपने वाहन से जाता हूं, अपने खर्चे से जाता हूं, किसी का 1 रुपया ना चाय का भी वो मैं नहीं लेता हूं, ना उससे चाय पीता हूं। मैं पीता हूं तो उसको भी पिलाता हूं, और मेरे वाहन से जाता हूं तो उसका काम करवा के लाता हूं। जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि एक नेता का काम ये होता है कि जनता का कोई भी मसला हो उसको हल करना। जी, स्थानीय नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपकी पार्टी इस बार चुनाव जीत जाएगी? ये बड़े हास्यपद की बात है जी कि बिल्कुल। हमारी पार्टी, हमारे नेता गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने इतना लक्ष्मणगढ़ तहसील में जो काम किया है, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना काम वो करेंगे। आज हर सुविधा उन्होंने उपलब्ध करवा दी है, और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे, निश्चित रूप से, उसमें शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लक्ष्मणगढ़ तहसील में हम पिछली बार से ज्यादा लीड लेके चुनाव जीतेंगे। जी, आपका अगला राजनीतिक मूव क्या होगा? राजनीतिक मूव यही है कि मैं जब तक हूं कांग्रेस के लिए काम करूंगा, समाज के लिए काम करूंगा, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा मूव है नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है और क्यों है? नहीं, आप जैसे कोई बड़े नेता के बारे में बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हो। नहीं, जो आपको पसंद हो, जिनकी विचारधारा आपको पसंद, आप उनकी विचारधारा को पसंद करते हो, या ऐसा कोई चेहरा जिसको आप पर्सनली पसंद करते हो, उनके काम को पसंद करते हो? मेरा एक ही चेहरा है राजनीतिक में, गोविंद सिंह डोटासरा, जो हर आदमी के, हर व्यक्ति के लिए काम आता है। चुनाव में अब 1 महीना राजनीतिक बात करते हो, राजनीतिक पार्टी की बात 1 महीने के लिए करते हैं, उसके बाद में वो भूल जाते हैं कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है। वो भी यही सोचते हैं कि मैं किस आदमी के क्या काम आऊं, किस समाज के क्या काम आऊं। उन्होंने बहुत सारी योजना दे रखी है। आज लक्ष्मणगढ़ को, आज कल ही हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने एक भाषण में कहा है कि हम लक्ष्मणगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो बनाएंगे। और एक बात, खास बात यह है गोविंद जी की, कि जो कहते हैं वो करते हैं। राजनेताओं की तरह वादा नहीं करता। रही बात, हम एक बात और कर ले साथ में जी, सुभाष जी महरिया बहुत बड़ा चेहरा है जी, बहुत बड़ा चेहरा है। बिल्कुल है। अब उन्होंने 3 बार संसद का चुनाव लड़ा, जी, तीनों बार जीते। जीते। आज वो खड़े होकर ये नहीं कर सकते कि मैंने लक्ष्मणगढ़ में एक ईंट लगाई है, मैंने सीकर जिले के लिए ये काम किया। अपनी योजनाओं को गिना नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। जबकि गोविंद सिंह डोटासरा बाय प्रूफ लेटर देते हैं कि इस पंचायत में हमने इतना काम किया, इतने 1000 करोड़ का काम किया। 2000 करोड़ का काम कम नहीं होता, लक्ष्मणगढ़ तहसील में उन्होंने करवाया। और क्या आप आने वाले समय में आगे चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव किस लड़ेंगे। पार्टी से लड़ेंगे? कांग्रेस से लड़ेंगे। अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है? जैसे हमारे नेता निर्देश करेंगे उसकी मानेंगे। जैसे मेरे भाई है चेयरमैन, वो निर्देश करेंगे कि भाई आपको लड़ना है या नहीं लड़ना है, वो देख लेंगे। उसके बाद में वो टाइम आएगा तब बताएंगे। भाजपा में जो गुटबाजी चल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता की लोभी है जी, सेवा की लोभी कभी नहीं रही है उसमें। आज देखो, इतने बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, जिसके ऊपर इतने जुमले तैयार हो गए, मत से नहीं, वो लाल किले से भी झूठ बोल रहे हैं। जी, लाल किले से भी झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ी हम लोग के लिए शर्म की बात क्या हो सकती है? अभी अमित शाह ने एक बयान दिया कि IIT, एम्स वगैरह बीजेपी के राज में चालू की, पहले थी नहीं यहाँ। आप लोग भी समझदार हो, न्यूज चैनल चलाते हो। क्या 1951 में शुरुआत कर दी थी नेहरू जी ने? आज वो बोल रहे हैं कि हमने शुरू की है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? बीजेपी झूठ का एक पुलंदा है, जितनी चाहे बुलवा लो उससे। जी, राजस्थान में अब कुछ समय पहले से लगातार ईडी की रेड पड़ रही है, जिसमें कलाम कोचिंग का भी नाम आ रहा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जहां जहां चुनाव होते हैं ना, वहां उनका एक साधन बन गया चुनाव जिताने का, कि नेताओं को डराओ, धमकाओ। IB का करो, चाहे ये CID का करो, ED का करो, ये लोग यही काम करते हैं। दूसरा को, अच्छा क्या निकला ED की रेट में? कुछ निकला? जी, वहां पे कलाम कोचिंग से काफी भारी भरकम रकम का लेन देन होने के सबूत मिले हैं ईडी को। नहीं तो उनको लोग गिरफ्तार क्यों नहीं करते?
पकड़ते क्यों नहीं? पकड़ते क्यों नहीं? उन पर मुकदमा क्यों? कोई हमारे कांग्रेसी नेता उनकी सपोर्ट कर रहे हैं क्या? जो गुनाहगार है उसकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ईडी को तो मेरे हिसाब से तो कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ईडी अपना निष्पक्ष कार्य करती है। निष्पक्ष कार्य नहीं करती है ईडी। ईडी सत्ता के इशारे पे काम करती है। जहां से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के निर्देश होते हैं उस पर ही काम करती है। अगर वो निष्पक्ष काम करती तो बीजेपी में इतने भ्रष्टाचारी नेता उन पर काम क्यों नहीं करती? विपक्ष पे काम क्यों करती है? सर उनको, क्योंकि ये पेपर लीक हो रहे हैं सबसे ज्यादा राजस्थान में हो रहे हैं। अच्छा, कहाँ नहीं हुए पेपर लीक, ये बताओ। नहीं, राजस्थान में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। नहीं, हरियाणा ले लो, यूपी ले लो। जी होते हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन राजस्थान का जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा है। राजस्थान में आखिर ऐसा क्यों होता है? राजस्थान में पिछले 5 साल से कांग्रेस की सत्ता रही है यहाँ पर, फिर भी लगातार इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब ईडी की छापेमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। क्या वजह रही होगी कि इस 5 साल के क्षेत्र में ही ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं? राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ऐसा कानून बना दिया पेपर लीक के मामले में, आजीवन कारावास है। पहला राज्य ही जिसने ये कानून बनाया है, किसी और राज्य में अभी नहीं बनाया। इसमें सरकार का कुछ नहीं है, कुछ दलाल लोग हैं, कुछ लोग ऐसी संस्था चला रहे हैं जो अपने रोजी रोटी पाल रहे हैं। उन लोग, इसमें सरकार कहाँ इन्वॉल्व है ये बता दो हमें। जी, हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा थे, वो शिक्षा मंत्री थे। बिल्कुल थे। उस समय भी पेपर लीक के मामले सामने आए थे, जबकि वो शिक्षा मंत्री थे। आपको कड़ी निगरानी रखनी चाहिए थी। एक बात आपको मैंने बताई जी कि ये जो गिरोह है जी, ये गिरोह ओनली राजस्थान में सक्रिय नहीं है, हरियाणा में भी सक्रिय है, ये यूपी में भी सक्रिय है, ये कहां कहां जहां जहां बॉम्बे में भी सक्रिय है, महाराष्ट्र में भी सक्रिय है। तो आप इनको देखो कि पहला राज्य कौन सा है इन चीजों पे कानून बनाने वाला? जी, पहला राज्य राजस्थान है। बेशक राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा ये मामले सामने हैं। बाकी राज्य में इतने मामले सामने नहीं है जितने पेपर लीक के राजस्थान में आए हैं। माननीय गोविंद सिंह डोटासरा ने तो ये कह दिया कि अगर कोई दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके सपोर्ट में कोई सरकार आएगी ना कोई नेता आएगा कांग्रेस का। जी, उन्होंने मत से ये भाषण दिए और उनको इंटरव्यू दिया टीवी वालों को कि भाई जो कोई इसमें दोषी पाया जाता है उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। जी, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। जी। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज का युवा, मैं मेरे युवा साथियों से ये कहना चाहता हूं, आपका अपना फ्यूचर ब्राइट है, तो इस ब्राइट फ्यूचर को लेके आपको ये तय करना है कि कौन पार्टी क्या कर रही है, ये सोचना, ताकि आप लोगों का भविष्य आगे चल के धूमल नहीं हो जाए। आप लोगों की जो सोच है, आप लोग जो चाहते हो वो कर नहीं सकते। एक जो काम चल रहा है राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, कि भाई से भाई को लड़ाने का, लोगों को गुमराह करने का। और अभी देखो ना, प्रधानमंत्री जी ने जी, भाषण दिया जयपुर में कि एक टेलर का गला काट दिया। जी, दिया ना भाषण। और ये तो अब मैं बताऊं, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ था 3 दिन। लेकिन मैं ये कहता हूं किया गया था कि आज तक उसने गौ हत्या करवाई और गौरक्षकों के नाम पे मोनू मानेसर को खुली छूट दे रखी बीजेपी ने। 2 आदमियों को जिंदा जला दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बोले? वो इंसान नहीं थे क्या? वो हिंदुस्तानी नहीं थे क्या? जी, आपको जो भाषण देना है प्रधानमंत्री जी, तो निष्पक्ष दीजिए ना। जी, अब इतना बड़ा देश है, इसमें क्राइम भी होते हैं। अब कोई सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करने वाली, राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कड़े कानून लाए, कड़ी कार्रवाई की है। और उसमें माननीय गोविंद सिंह डोटासरा ने खुले मन से आदेश दे दिया कि जो भी भ्रष्टाचारी है या कोई क्राइम में लिप्त है उनके लिए कड़ी सजा होगी। तो उसके बाद में तो कोई बात रहती नहीं है। अगर उनमें दुराचार करे, वो भाषण देते, वो कह के उस पर कार्रवाई नहीं करते, तब आप पूछ सकते हो। जी, लेकिन राजस्थान में अगर आपकी सरकार एक बार फिर से बनती है तो आपकी सरकार राजस्थान के लिए क्या क्या कार्य करवाएगी? राजस्थान के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है जी, और इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी। और विकास का जो कार्य गहलोत जी ने शुरू किए हैं वो निरंतर चलेंगे। निश्चित रूप से मैं आपसे कहता हूं आपके चैनल पे
कि सरकार रिपीट होगी, रिपीट होगी, रिपीट होगी। सर, आज का युवा बहुत बेरोजगार है। सब लोग पढ़े लिखे हैं, बीए एमबीए किए हुए लोग हैं। बहुत सारे युवा हैं, मेरे साथी युवा जो अभी बेरोजगार हैं। उनके लिए सरकार क्या क्या कदम उठाएगी? देखो, फिलहाल सरकार जो चल रही है राजस्थान की, जी, राजस्थान की सरकार ने युवाओं के लिए बहुत कुछ योजना बना रखी है और आगे चल के वो आपको नजर भी आएगी। और बहुत सारे युवाओं को नौकरी भी दी है। राजस्थान सरकार ने 3 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी भी दी है। और अभी जो परीक्षा हुई है उनके रिजल्ट आएंगे और भी लोगों को नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलती है योग्य के आधार पर, योग्यता के आधार पर मिलती है नौकरी। जो लोग योग्य होंगे उनको मिलेगी नौकरी, जो परीक्षा के मायने पास होंगे उनको नौकरी मिलेगी और मिलती आई है। जी, जी मोहम्मद फारूक साहब, आप जैसे नेताओं की हमारे समाज में जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आपकी उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं और आप जल्दी एक उभरते हुए स्टार की तरह राजस्थान में चमके और आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के साथ जुड़े। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी, मैं आपके चैनल को भी मुबारकबाद देता हूँ, जी, भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू।